नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों शिक्षा की जगह राजनीति, और राजनीति ऐसी कि देशद्रोह से हर बार मामला जुड़ जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम बात कहां की कर रहे हैं, एएमयू की। एएमयू का नाम क्यों हर बार देशद्रोही मामले से जुड़ जाता है, एएमयू में ऐसी राजनीति क्यों, आखिरकार इस राजनीति का बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सामाजिक न्याय की राह पर पूरी तरीके से इसका क्या असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। जब बात पूरी तरीके से आ रही है एएमयू की, तो कहीं ना कहीं एएमयू को लेकर के कई मामले सामने आ जाते हैं। एएमयू में हाल ही में जो मामला सामने आया वो बहुत ही गंभीर मामला है। एएमयू में खालिस्तानी के समर्थन में मार्च निकालकर भड़काऊ नारेबाजी करने में पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। हालांकि वहीं अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने कहा कि एएमयू के छात्र हमेशा से ऐसा कृत्य करते हैं जिससे देश में पूरी तरीके से एक नेगेटिव चीजें फैल जाएं। रविवार शाम को परिसर में करीब 200 छात्रों ने मार्च निकाला था। इसमें अल्लाह अकबर समेत तमाम ऐसे नारे लगाए गए थे। बाबे सैयद पर छात्रों ने भाषण भी दिया। इस मामले में मेडकल चौकी प्रभारी एसआई अजहर हसन की ओर से मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एएमयू से जुड़े आतिफ, खालिद, कामरान, नावेद चौधरी व कई अज्ञातों ने एएमयू परिसर के अंदर डाक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक बिना अनुमति के प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इजरायल में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में फलस्तीनी का समर्थन कर नारेबाजी की गई। इसके तहत धारा 153, 505 व 188 आदेश की अवहेलना में कार्रवाई की गई। एएमयू के डिप्टी प्रोक्टर प्रोफेसर एस नवाज जैदी ने बताया कि यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। हालांकि अब ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि जहां एक तरफ इजराइल की लड़ाई भारत के लिए चिंता का विषय है ही, वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षा के मंदिर में जहां पर शिक्षा हमेशा से प्रथम होना चाहिए, वहां पर कोई ना कोई ऐसा मामला आ जाता है कि छात्रों का नाम देशद्रोही जैसे आरोपों से जुड़ जाता है। क्यों ये घटनाएं बार बार हो रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और जब प्रॉक्टर कह रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, समय रहते इस पर नियंत्रण क्यों नहीं लगाया जाता? बिना अनुमति के छात्र प्रोटेस्ट मार्च निकाल देते हैं और पूरी तरीके से उन छात्रों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है जो इस राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखना चाहते। आखिरकार क्यों हर बार एएमयू का नाम ऐसे ही जुड़ता रहता है? तमाम सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे देश में तमाम यूनिवर्सिटी है, लेकिन जितना एएमयू का नाम हमेशा से ऐसे विवादों वाले मुद्दे में सामने आता है, शायद ही किसी और यूनिवर्सिटी का आता हो। फिलहाल हमारे साथ चर्चा के लिए एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, आरएलडी प्रवक्ता वेद प्रकाश शास्त्री। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव जी, आखिरकार क्या वजह है कि हर बार एएमयू का नाम ऐसे मामलों से जुड़ जाता है? ये कैसी राजनीति? देखिए स्नेहा जी, ये कोई नया विषय नहीं है। बिल्कुल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस तरह की हरकतों का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है जी। जिस हम प्रकरण में हम आप चर्चा में बैठे हैं जी, भारत सरकार के स्टैंड के विरुद्ध वहाँ पे इस तरह की घटना, छात्रों द्वारा जुलूस निकाल करके नारेबाजी करना फिलिस्तीनियों के समर्थन में, इजराइल के विरोध में, जबकि ये जग जाहिर है कि भारत सरकार और भारतीय संकट की इस घड़ी में इजराइल के साथ है। बिल्कुल। ये कोई नया प्रकरण नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए।
आजम खां भी 1965 में शेरा की टकों पे पत्थर फेंकने के मामले में वांछित थे और भाग करके अलीगढ़ चले गए थे। वो भी अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के छात्र रहे। ये एक धारा आप कह लीजिए, ये कह लीजिए एक पूरी लाइन चली आ रही है देशद्रोहियों की, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पनाह पाती है, संरक्षण पाती है। और इसी का थोड़ा सा सुधरा रूप, या कह लीजिए हाई प्रोफाइल रूप आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। वहाँ भी एक श्रृंखला चली आ रही है देशद्रोहियों की। जी। अभी का जो ताज़ा प्रकरण है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये बहुत दुखद है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हुई हुई है। मुकदमा कायम हुआ है, गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन इस जो मानसिकता, इसका समूल इलाज किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो हमेशा देश के विरोध में जाने के लिए एकदम तैयार बैठे रहते हैं, बेहतर हो कि सरकारें इनको उठा करके वहीं भेज दें जहाँ ये जाना चाहते हैं, और वहाँ इनका इलाज हो जाएगा। कि कुछ इसी तरह के दंड के पात्र हैं, जैसा दंड इजराइल के सैनिक हमास के उग्रवादियों को दे रहे हैं। जी जी। वेद प्रकाश शास्त्री जी, जी हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं कि जेएनयू से, एएमयू से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आखिरकार शिक्षा का मंदिर जो होता है, वहां सिर्फ शिक्षा की बात होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन क्या इस लेवल की होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक बात आपकी है कि शिक्षा के मंदिर में अगर हम देश विरोधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आखिर हम पूरे समाज को और पूरे शिक्षा जगत को और अपने सहपाठियों और अपने सहयोगियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, राजनीति अलग विषय है। बिल्कुल। हम सरकार का समय समय पर विरोध करते हैं, सरकार को आगाह करते हैं, लेकिन जहां पर देश की बात आती है तो देश की सरकार, भारत सरकार जो निर्णय ले रही है, हम देश के नागरिक होने के नाते और एक विपक्षी दल होने के नाते सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुस्तैदी से खड़े हैं और पूरे देश के नागरिकों को खड़े रहना चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अब रही बात प्रोटेस्ट की, जी। इस पे थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं बगैर किसी राजनीति के। हो कैसे जाता है? जब हो जाता है तब पता चलता है। बात तो यह होनी चाहिए कि यह प्रोटेस्ट होने ही ना पाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रोटेस्ट करने वाले तो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार रहते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम सरकार में बैठे हैं और जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, आखिर वो कर क्या रहा था? वो क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस उम्र के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस उम्र के वो अपने साथियों को और देश के आम आवाम को और विदेश को, पूरे विश्व में भारत के लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इसलिए इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रत्येक ऐसी यूनिवर्सिटी चिन्हित की जानी चाहिए जहां इस तरीके की आशंका हो कि किसी भी दशा में भारत विरोधी कोई भी गतिविधि वहां पर होने न पाए, और अगर होती है तो फिर इसका सरकार का फेलोवर माना जाएगा, स्थानीय प्रशासन का फेलोवर माना जाएगा। इसके हम सख्त खिलाफ हैं। और जो सरकार का निर्णय है, जो भारत सरकार का निर्णय है, हमारे भारत की जो विदेश पॉलिसी है, उसके साथ सबको खड़े होना चाहिए। ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। विवेक श्रीवास्तव जी, जी अभी बहुत ही अच्छा सवाल वेद प्रकाश शास्त्री जी ने उठाया कि आखिरकार जब हो जाता है प्रोटेस्ट, तब वहां पे डीन प्रॉक्टर आके कहते हैं कि कार्यवाही हो रही है और गलत हुआ। लेकिन जब प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, या अभी आप ही कह रहे थे कि वहां पे कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जो देशद्रोह में ही जाना चाहते हैं, देश का विरोध ही करते रहते हैं, जी कोई ये पहला मौका तो है नहीं जब ऐसी घटना सामने आई हो।
और सीधी सी बात है, इसका असर इंटरनेशनल लेवल पे भी गलत ही पड़ेगा, क्योंकि एएमयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां मुझे नहीं लगता कि सिर्फ भारत के ही लोग पढ़ते हैं, जी तमाम देशों के लोग रहते हैं। तो ये कैसी इमेज बन रही है हमारी प्रदेश की, हमारे देश की? देखिए स्नेहा जी, अव्वल तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हरकतों से ना तो देश की छवि प्रभावित होती है ना प्रदेश की। जी ये सबको मालूम है कि कुछ कटमुल्ले वहाँ पे इस तरह की हरकत करते हैं, वो हमेशा से रहे हैं। 2006 में जिन्स विवाद, जिन्ना की तस्वीर का विवाद, कश्मीर को भारत के नक्शे से अलग कर दिखाए जाने का विवाद, एक तो विवाद नहीं इसके खाते में जुड़े हैं। बिल्कुल। कि वहाँ कठमुल्लों की जो भरमार है, कठमुल्ले इस तरह की हरकतों में लिप्त रहते हैं और धीरे धीरे ये दकिया लूसी लोगों का एक जमावाड़ा बन के रह गया है। कोई कभी आपने सुना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी छात्र ने किसी विषय बहुत बड़ा शोध कर दिया हो, कोई उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो? कभी नहीं सुनेंगे आप। हमेशा नाम कहाँ पे आएगा? तो साहब वो आज वो जींस का विवाद, आज किसी हिंदू छात्रा को हिजाब पहनाने की बात हो रही है, और आज वो क्या नाम है जिन्ना की तस्वीर लगाने में विवाद कर रहे हैं, आज वो क्या हटाने विवाद कर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि नक्शे में हम जम्मू कश्मीर को नहीं दिखाएंगे। ये सारे विवाद यहाँ चलते रहते हैं। और SC ST OBC के आरक्षण पे बात नहीं करेंगे। जी बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो तमाम आरक्षणों की बात करते हैं, लेकिन किसी के मुंह में दांत नहीं जो ये कह सके कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर SC ST OBC को आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम इसका बजट रोकने की अनुशंसा करेंगे सदन के अंदर। तमाम पार्टियां हैं। अभी कुछ लोग कुछ बातें करते, कुछ लोग कुछ बातें करते, लेकिन इसमें कोई चर्चा नहीं करना चाहता। उसी तुष्टीकरण की नीति के तहत ऐसे कठमुल्ले पुष्पित पल्लवित होते हैं और उनकी हिम्मत हो पाती है कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में जब देश ने किसी विषय पे अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, जी उस स्थिति में अगर इजराइल के विरोध में आकर ये फिलिस्तीनी से आतंकवादियों के समर्थन में जुलूस निकलता है तो ये सोचने की बात है कि इन कठमुल्लों को कहाँ से ऊर्जा मिलती है। क्या विपक्ष की तुष्टीकरण की नीति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं, इन कठमुल्लों की हैसियत कि जहाँ भारत सरकार का ऐलान है उसके विपरीत कार्य कर जाए। आप कहती हैं जुलूस कैसे निकलता है? क्या वहाँ पे इस मानसिकता के केवल छात्र ही हैं, अध्यापक नहीं हैं? अगर अध्यापक नहीं होते तो छात्र भी नहीं होते। इस मानसिकता की जड़ तो अध्यापकों के दिमाग में है। छात्र तो अध्यापक का एक प्रतिबिंब होता है, जो छात्र में वो रोपित करता है वही उसके जीवन में आगे दिखाई देता है। तो इसकी जड़ तो अध्यापकों के मस्तिष्क में है। ले दे करके वहाँ का पूरा जो माहौल है जी वही देश विरोधी है। और ये इसका कोई आज का इतिहास नहीं, लंबा इतिहास है। हाँ, अभी कह लीजिए हमारे जैसे बहुसंख्यक समाज के लोगों को इस तरह की आदत पड़ चुकी है ऐसे आस्तीन के सांप पालने की, ऐसे इंस्टीट्यूशनों को हमारे टैक्स से फंडिंग करने की, जिससे ये भौंकते रहें, हम इनकी भौंक सुनते रहें। जी विवेक जी, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज में से इन्हें गिना जाता है, और जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उन्हें उम्मीद रहती है कि इस यूनिवर्सिटी में उनका नाम आ जाए, और जब नाम आ जाता है तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीजों से भी दो चार होना पड़ता है। उनकी क्या गलती? देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज में ड्यू टू भारत सरकार की जितनी फंडिंग आती है, जी एक तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, दूसरा भारत सरकार, जी उस कारण से इसमें सुविधा अच्छी है। बाकी यहाँ की विश्वविद्यालय के छात्र ने किसी ने कहीं कोई बहुत बड़ा तमगा हासिल किया हो, मुझे पिछले 10-20 वर्षों में ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं। अगर आपको हो तो आप बता दीजिएगा। ये विश्वविद्यालय अपने गरिमा को नष्ट करने पे मादा है
और उसी दिशा में बढ़ रहा है। अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का तमगा ना होता, जी, अभी जैसे कोई कार्रवाई की बात होगी तुरंत विपक्ष के पेट में दर्द हो जाएगा, साहब अल्पसंख्यकों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन विपक्ष इस समय ऐसे समूह पे इस तरह के विचार नहीं करता कि राष्ट्र के विरोध में ये लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, विपक्ष मोदी जी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़ा हो जाता है। आज विपक्ष को संवेद स्वर में इस हरकत की निंदा करने की आवश्यकता है। किसी नेता का बयान विपक्ष के आया क्या? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी, जो एक आध कुत्ता बिल्ली के मरने में भी बोलने लगते हैं, उन लोगों ने ऐसा कोई बयान दिया क्या कि नहीं साहब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने छात्रों ने गलत कार्य किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसे बहुत से लोग हैं, कभी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कुत्ता उत्ता मर जाए तो उस पर भी बयान दे देंगे साहब वो योगी सरकार कुत्तों की देखभाल नहीं कर रही है। जी, तो उस पर इस तरह का कोई बयान आया क्या ऐसे लोगों का? नहीं आया होगा। ये एक तुष्टीकरण का जो मानसिकता है विपक्ष की और जो उनके ऊपर एकदम हावी हो चुकी है, उससे उस आवरण के परे वो देख नहीं पाते कि देश क्या सोच रहा है, देश क्या चाहता है और देश कहाँ जाना चाहता है। सरकार ने कार्रवाई की है, कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, मुकदमा कायम हुआ, कार्रवाई होगी। ठीक है विवेक जी, लेकिन अभी वेद प्रकाश शास्त्री जी लगातार कह रहे थे कि अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज पे कार्रवाई नहीं होती है या घटनाएं होने के बाद कार्रवाई होती तो इसमें सरकार का फेलियर ही माना जाएगा। इसे कहने में टैक्स लगता नहीं। जी, उन्होंने कहा, उनके बयान का स्वागत है। घटना घटी, हमने मुकदमा कायम किया। अब भी अगर हम कोई से ज़्यादा और कड़ी कार्रवाई कर देंगे तो ये विपक्ष कहेगा साहब अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन को निशाना बनाया जा रहा है। बिना कुछ हुए कर देते तो फिर तो ये लोग आसमान सर पे उठा लेते, साहब पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने। तो श्रेया जी, विपक्ष का रवैया कुछ ऐसा है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऊँट मेरे बाप का। हम कर दे तो साहब गलत किया, ना करे तो साहब कुछ किया नहीं। ये दोनों स्थितियों में प्रसन्न रहने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है जी, वेद प्रकाश शास्त्री जी जी दीजिए जवाब। देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा कि विपक्ष के तुष्टीकरण का ये दुष्परिणाम है ये प्रोटेस्ट। जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से फिर कह देना चाहता हूं कि सरकार की विफलता का ये परिणाम है इस तरीके का प्रोटेस्ट। सरकार के पास क्या कोई ऐसे इनपुट नहीं थे? इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से फेल हैं, नौकरशाही बुरी तरीके से निरंकुश है। इस वजह से इस तरीके के हादसे होते हैं, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अगर आप एक वर्ष पीछे जाएं तो इसी लखनऊ में मीडिया से लगा करके और रोडवेज की बसों तक बहुत जबरदस्त दंगा हुआ और जिसमें पुलिस और पत्रकार और आम आवाम बुरी तरीके से घायल हुए, क्षतिग्रस्त हुए और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। यह सरकार की विफलता है या कि विपक्ष का तुष्टीकरण है? इसको तो सरकार को और हमारे जो साथी हैं उनको अपने अंतःकरण में विचार करना चाहिए कि आप आरोप लगाने से अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आपको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी ही होगी, वो कोई भी घटना हो। और घटना घटित हो जाने के बाद हमने मुकदमा लिख दिया और हम कार्रवाई करेंगे, ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें एक सरकार का कोई लेना देना नहीं। सरकार की जिम्मेदारी तब मजबूती के साथ थी जब प्रोटेस्ट होने ही न पाता, और प्रोटेस्ट अगर हो गया है, आप कह रहे हो कि ये विपक्ष की तुष्टीकरण की व्यवस्था है। क्या किसी विपक्ष के नेता ने इस प्रोटेस्ट के पक्ष में कोई बयान दिया है? किसी ने तो बयान नहीं दिया। कोई इसका समर्थन नहीं करता, ना तो यह समर्थन योग्य बात है। बहुत स्पष्ट रूप से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसके तहत जो सरकार ने निर्णय लिया है, पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। जो वो निर्णय देश हित में लेना चाहें लें, हम उनके साथ हैं। और किसी भी दशा में हम किसी भी
ऐसे प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं करते जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता। दूसरी बात, अगली बात, आपने कहा कि ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण का मामला, यह तो आपको याद आता है जब चुनाव नजदीक आता है। आप सरकार में हैं, आप चाहें तो पूरी गंभीरता के साथ वहां पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए अधिकृत हैं। आप कानून में संशोधन कर सकते हैं, संविधान बना सकते हैं, अधिसूचना जारी कर सकते हैं। आपको किसने रोका है? इसका भी आरोप विपक्ष के ऊपर है। तो जहां पर आप फेल होते हैं, जहां पर आप नाकाम होते हैं, वहां पर आप आरोप विपक्ष के ऊपर लगाते हैं, और जब आप फेलोवर से, विपक्ष से हटते हैं तो फिर आप पीछे चले जाते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अरे जो होता रहा देश में, अगर वो भी होता रहेगा तो फिर जनता ने सत्ता आपको क्यों सौंपी? जब इस समय आप सरकार में हैं तो जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको जनादेश दिया है। आप पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करिए और विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने के बजाय आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें, यह ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है जी। विवेक जी, देखिए स्नेहा जी, वेद प्रकाश जी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जी अच्छी बात है। इस घटना पे किसी विपक्ष के नामचीन नेता का निंदा बयान आया क्या? दीदी बोली क्या? युवराज बोले क्या? इंडिया माता बोली क्या? जयंत भैया बोले क्या? अखिलेश भैया बोले क्या? सबका ट्विटर हैक हो गया है कि इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया है पूरे भारतवर्ष में। क्या हुआ श्रेया जी? ये विचार शून्यता है ऐसे मुद्दों पे विपक्ष की, और ये विचार शून्यता कहीं न कहीं उस तुष्टीकरण की, उस भावना के तहत आती है कि जब इन्हें लगता है कि हम इस पर कुछ बोलेंगे तो हमारा तुष्टीकरण वाला एजेंडा बिगड़ जाएगा। ये बहुत दुखद है। गलत को अगर गलत कहने का साहस विपक्ष में नहीं है तो ऐसे विपक्ष भारत के किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम इन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। कहते साहब आप विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेते, हल्के में लेते। अरे ऐसे विपक्ष का हम क्या करें जो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में निष्फल है, देश के साथ खड़ा होने में निष्फल है। जब देश को विपक्ष की आवश्यकता होती है तो ये विपक्ष डोकलाम विवाद के समय चाइनीज एम्बेसी में मिलता है। आज पूरे देश को इजराइल के साथ खड़े होने की जरूरत है तो विपक्ष नदारत है। आज इस तरह की घटना की निंदा किए जाने की जरूरत है तो इस विपक्ष के मुंह में दही जम गया है। ऐसे विपक्ष का हम क्या करें? इसीलिए इस विपक्ष को ना हम गंभीरता से लेते हैं, ना इस देश की जनता गंभीरता से लेती है। ये विपक्ष अपने पतन की गाथा खुद लिखता है। हम इन्हें पतन की ओर नहीं ले जाते, स्वयं अपने पतन की ओर जा रहे हैं। ये कहते साहब आपको सत्ता दी गई, आपने क्या किया? हमने तो जो जो काम कर दिए और जो जो कर रहे हैं। और वेद प्रकाश जी, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, हमारे ही शासनकाल में यहाँ एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण लागू होगा और कर देंगे, करके दिखा देंगे। हमने जम्मू कश्मीर में लागू किया है। जम्मू कश्मीर में स्नेहा जी 370 हटने से पहले दलित का बेटा अगर पीएचडी भी कर लेता तो उसे नौकरी भंगी की मिलती थी। हमने वो रास्ता साफ किया कि अगर दलित का बेटा पढ़ा लिखा तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकता है। हमने भारत की आरक्षण व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू की। आपने समर्थन दिया नहीं दिया, हमने करके दिखा दिया। और आज भी हम कह रहे हैं कि हम पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, सबका आरक्षण लागू करेंगे। कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं होगा भारत में जो भारत के संविधान के अनुपालन में जरा भी ढिलाई करके चल सके। और एमयू पे भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल करेंगे, यहाँ भी लागू करेंगे। समय थोड़ा लग जाता है स्नेहा जी। भारत सरकार के स्तर पे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं और हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हम उन कामों को करके गुजरे हैं जिन कामों को हमने अपने स्थापना से पहले लिया था, उन पे भी हमने काम किया। हम इस पे भी काम करेंगे। हम हर उस क्षेत्र में सुधार करेंगे जहाँ जहाँ लोगों ने कोड़ छोड़े हैं, हम यहाँ का भी कोड़ साफ करेंगे।
जी वेद प्रकाश शास्त्री जी। एक जम्मू कश्मीर का जो मामला अभी विवेक जी ने बताया, जम्मू कश्मीर का मसला अलग है। जम्मू कश्मीर तो जिस दौर में वहां आरक्षण लागू नहीं था, उस समय तो जम्मू कश्मीर धारा 370 के तहत स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त था। और जब वहां 370 धारा समाप्त हुई तो उसके बाद में भारत का जो मूल संविधान था वो वहां लागू हुआ, तो आरक्षण स्वतः लागू हो गया। उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वो देश का अंग था और जब वो देश के साथ जुड़ा तो उसके साथ वो व्यवस्था लागू हो गई। अब आप आ जाइए कि आप लागू कर देंगे। आप महिला आरक्षण लाए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं महिला आरक्षण को आप 10 वर्ष तक लागू नहीं कर सकते, क्योंकि लागू करने की प्रक्रिया में वो आएगा ही नहीं। लागू आप उसको कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे ऐसे पेंच फंसे हुए हैं कि उसको उस तरीके से आप कर ही नहीं सकते। ये तो आपने एक झुंझुना पकड़ा दिया हमारे यहां की आबादी को और कह दिया कि साहब हम महिला आरक्षण ला रहे हैं। तीसरी बात, आप कहते हैं मैंने बहुत कुछ किया। आपने जो किया उसकी उम्मीद इस देश की जनता को नहीं थी। आपने 2014 में कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, और आप जिस तरीके के दिन लाए वो अच्छे दिन नहीं, वो दुर्दिन हैं। ऐसी दुर्गति देश की, भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप इसको कह नहीं सकते कि ये चीजें यहां लागू नहीं है। और आप कह रहे हैं कि विपक्ष को न जनता देती है तवज्जो और न सरकार। तो सरकार तो न जनता को तवज्जो देती है, न तो सरकार जनता की बात सुनती है। विपक्ष की बात सुनने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। जब विपक्ष कहता है मणिपुर पे चर्चा करिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 15 दिन सदन से बाहर रहते हैं और 16 दिन सदन चलने नहीं दिया जाता है। सरकार सदन नहीं चलने देती है। इसके पहले का इतिहास है कि विपक्ष सदन चलने देने में भूमिका अदा करता था कि साहब हमारी ये मांग है, इसको आप मानिए। लेकिन अब हो रहा है इस देश में कि साहब सरकार सदन नहीं चलने दे रही। दूसरी बात, आप बताइए, आपके साथ ही इसी चैनल पे बैठ करके हमने डिबेट किया था, 15,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में पूंजीगत ढांचे का समय से खर्च नहीं किया गया, जिसके लिए केंद्र सरकार ने फटकार लगाई। और उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त सचिव ने एक पत्र जारी किया कि 22 दिन के अंदर 15,000 करोड़ रुपए का समायोजन करके बताइए। आपके साथ डिबेट हुई, क्या सरकार बताएगी कि 22 दिन में वो 15,000 करोड़ रुपए किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए गए हैं? क्योंकि पूंजीगत ढांचे में तो उस पैसे को आप खर्च कर नहीं पाते। 22 दिन के अंदर कौन सा पूंजीगत ढांचा खर्च करेंगे? और स्नेहा जी, विडंबना यह है कि पूंजीगत ढांचे में ही नौजवानों को रोजगार मिलना था। उसी पूंजीगत ढांचे के 15,000 करोड़ रुपए को 22 दिन में खर्च करने की जो सरकार ने पृष्ठभूमि तैयार की, क्या सरकार या माननीय हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं उस पर जवाब देंगे और यह बताएंगे कि आखिर वो पैसा कहां गया? इसका स्पष्टीकरण आएगा। तो सरकार के बात का आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन जो सरकार से पूछ रही है, कृपया उसका ही जवाब आप दे दीजिए। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ रही है कि 15,000 करोड़ रुपए जो पूंजीगत ढांचे का आप खर्च नहीं कर पाए, उसको 22 दिन के अंदर आप खर्च करके बताइए। और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम खर्च करके बताएंगे, जिसके लिए वित्त मंत्री जी भी जिम्मेदार और उसके लिए वित्त सचिव भी जिम्मेदार। विषय जनता से जुड़ा हुआ है, विषय बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, विषय जनहित से जुड़ा हुआ है। वेद प्रकाश शास्त्री जी, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि एमयू में जो ये घटना सामने, ये बेरोजगारी का मुद्दा है। स्नेहा जी, आप मेरी बात समझिए। जो घटना घटित हुई है अलीगढ़ में जी, ये घटना चाहे बेरोजगारी में हो, चाहे महंगाई में हो, चाहे जिस तरीके से घटित हो, इस घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, यह घटना बहुत ही दुखद है और बहुत ही गलत है। सरकार को इस पर सजग रहना चाहिए था, सतर्क रहना चाहिए था। घटना न घटती उससे पहले ही इस पर रोक लगनी चाहिए थी। जो घटना हुई है इस पर प्रभावी कार्रवाई हो, यह मेरी मांग है। लेकिन सरकार क्या उन चीजों का भी तो जवाब देगी जो सरकार के ही पाले में है। मैं इसको बेरोजगारी से नहीं जोड़ता, मैं तुष्टीकरण से नहीं जोड़ता।
मैं तो सरकार, देश के लिए इसको बहुत दुखद मानता हूं और सरकार की विफलता मानता हूं। बहुत सीधी सी बात। ठीक है विवेक जी, जी स्नेहा जी, शुरू से लेके अभी तक वेद प्रकाश शास्त्री जी का साफ कहना है कि सरकार के फेल्योर का ही एक परिणाम है। देखिए स्नेहा जी, तो अपने बातों में इन्होंने क्या क्या कहा है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आरक्षण लागू हुआ 370 हटने के कारण लागू, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो 370 तो इसके मतलब इन लोगों ने हटाया था, भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो हटा नहीं। हमारे गृह मंत्री जी ने उसको हटाने का तो प्रस्ताव पेश किया नहीं। जी तो ऐसी बेबुनियाद की बातों का मैं क्या उत्तर दूं। इसी क्रम में इन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की बात इन्होंने कर दी कि वो 10 साल बाद लागू होगा। आपने झुंझुना पकड़ाया, ठीक, हमने झुंझुना पकड़ा दिया। आपकी हैसियत थी, आप विरोध करके दिखा देते अगर आपको मालूम था कि उसके लागू नहीं होगा। वो तो हमारा ये प्रस्ताव था पुराना, उसमें हम क्यों विरोध करते? बेबुनियाद की बात, उसमें विरोध का क्या मतलब? इसमें आपका कुछ लाया हुआ ये नहीं है। सुन लीजिए, अब आप वरिष्ठ हैं, मैं आपको बीच में नहीं टोका, मैंने उंगली उठाई थी। ऐसी बेबुनियाद की बातें आरएलडी प्रवक्ता को शोभा नहीं देती। 27 साल से जो विधेयक इधर उधर धक्के खा रहा था, धूल फाक रहा था, उसको हमने लागू कराया। और ये सब जानते हैं कि सदन की जो व्यवस्था है बिना परिसीमन को नहीं बदल सकती, और परिसीमन तब होगा जब जनगणना होगी। महिला आरक्षण का बिल लंबित पड़ा था जी, हर पार्टियां महिला आरक्षण के नाम पे गाल बजा रही थी, हमने करके दिखा दिया। ठीक है, आज नहीं, परिसीमन के बाद लागू होगा, लागू होगा। सारी व्यवस्था हमने कर दी, महामहिम राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं। अब उसके लागू होने के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है। जिस समय ही परिसीमन होगा, परिसीमन की ही व्यवस्था के साथ साथ ये लागू हो जाएगा। ये कहना कि साहब झुंझुना पकड़ा दिया, ये आप उस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी अपमान कर रहे हैं, और महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच है वो भी पता चल रहा है। क्योंकि ये झुंझुना आप लोगों ने 27 साल तक पकड़ाया था, तो ये आपको लग रहा है कि हमने भी झुंझुना पकड़ा दिया। तो जो आपने किया है वही आपको दिखाई दे रहा है। हम इस तरह के विचारों में विश्वास नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। हमने 370 को अपने एजेंडे में लिया था, हमने उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया। जो लोग कहते थे कि यहाँ तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, आज लाल चौक पर तिरंगा तो क्या, रामनवमी का जुलूस निकल रहा और अपनी उसी आंखों से वो देख रहे हैं। और जो ये कहते थे क्या तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, हमने वो दृश्य इसी जीवन में दिखाया है। इसी आंखों ने वो दोनों दृश्य देखे हैं कि एक समय था कि वहाँ तिरंगा लहराना मुश्किल था, संगीनों के साए में वहाँ तिरंगे लहराया करते थे। आज वहाँ उसी लाल चौक पर श्रेयाजी रामनवमी का जुलूस निकलती नहीं आंखों ने देखा है। कोई कुछ कह दे कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, जी यही एक काम नरेंद्र मोदी जी का सब पे भारी है बताने के लिए। इसी नरेंद्र मोदी जी ने जो करके दिखा दिया, कांग्रेस की पुश्ते नहीं कर पाई। कुछ ऐसा ही बदलाव एएमयू में भी होगा क्या? बिल्कुल होगा, समय दीजिए, बिल्कुल होगा, समय दीजिए, सब कुछ होगा। दलितों का आरक्षण लागू होगा, ओबीसी का आरक्षण लागू होगा। जो यहाँ पे ये कठमुल्लों की जो जमात बैठी है, एक एक को पकड़ पकड़ करके इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम होगा, वो भी होगा। विवेक जी, जी अभी आप लगातार कह रहे हैं कि पूरी तरीके से ये जो जमात बैठी है उसको हटाने का काम किया जाए। जी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, जी है, केंद्र में आपकी सरकार है, जी। एक के बाद एक कई ऐसे मामले आप ही की सरकार में एएमयू से सामने आ चुके हैं जो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए, अन्य छात्रों के लिए मुसीबत भी बने हैं। जी। आखिरकार अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? देखिए एक्चुअली है क्या स्नेहा जी, एक तो जी। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, दूसरे भारत सरकार से इसको फंड नहीं गए। इसमें प्रदेश सरकार का सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं, सिवाय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ करके। और उत्तर प्रदेश मदर से भी तो माइनॉरिटी के ही थे ना, सीएम योगी ने मंशा बनाई, सही किया ना। वो माइनॉरिटी के थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के तहत आते। तो वो सेंट्रल में आए तो सेंट्रल भी तो कुछ करे ना। सेंट्रल करेगा, बिल्कुल करेगा। विषय सेंट्रल तक विषय आ चुका है, सब बिल्कुल कार्रवाई होगी। आप सोचते हैं कि एक ही बार में सारे? विवेक जी, पूरे साफ हमने हो एक ही जाए। बार की बात नहीं की, जी 9.5 साल हो चुके हैं सेंट्रल में आपकी स्नेहा सरकार जी, को। ये 70 साल से ऊपर का पाप है।
1918 सन 1975-18 में विवेक इसकी जी स्थापना हुई थी। सोचिए, जब ये युवा ये कॉलेज 200 से, साल ऊपर का पाप है। ठीक है, ये युवा जो अभी फलिस्तानी का सपोर्ट कर रहे हैं और भारत का विरोध कर रहे हैं, ये जब कॉलेज से बाहर निकलेंगे और ऐसी राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी ये मुसीबत बन जाएंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए स्नेहा जी, जी। ये वही लोग हैं जिनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है। ये वही बिस्बेल है जो भारत की संसद में कहती है हम मादरी वतन की जिंदाबाद नहीं करेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। वही बिस्बेल है। ये बिस्बेल इन्हीं संस्थाओं से निकलती है। आपने जो उदाहरण दिया कि सीएम योगी ने मदरसा पे कार्रवाई की, देखिए वो कार्रवाई का प्रकार दूसरा था। वो प्रकार ऐसा था कि कुछ उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड है जो ऐसे मदरसों को पाठ्यक्रम और नियंत्रित करने का कार्य करता है। कुछ मदरसे यहाँ ऐसे चल रहे थे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, जो उस मदरसा बोर्ड से भी नियमित नहीं थे या उनके कह लीजिए मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं थे, और उनकी डिग्री को न मदरसा बोर्ड मान्यता देता था न उत्तर प्रदेश सरकार देती थी। क्योंकि विपक्ष का ऐसे कठबुल्लों के उत्पादन में रुचि थी। ये कठबुल्ले जाते तुष्टीकरण की इनकी बिस्बेल को बढ़ाते और विदेशों में जा कर के ये मुल्ला मौलवी का काम करते, वहाँ से विदेशी रुपए आते। इनका ये कहना था। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या योग्यता इंडियन पासपोर्ट पे क्या लिखी जाएगी। उस पर तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बगले झांकने लगे थे, क्योंकि ये उसमें अंगूठा छाप लिख के भेजे जाते और ये कहते साहब विदेशी मुद्रा कमा के लाते। उनकी ना तो डिग्री की कोई हैसियत थी। हमने उन मदरसों का सर्वे करा के जो मान्यता के लायक थे उनको मदरसा बोर्ड के मानकों के अंतर्गत लाके मान्यता दिलाने की रास्ते साफ करने का काम किया, और जो नहीं हो सकते थे उनको कहा था बंद करिए और पाठ्यक्रम मदरसा बोर्ड का लागू करिए। आप क्या पढ़ा रहे हैं कुछ पता नहीं, देशभक्ति पढ़ा रहे हैं कि देश विरोध पढ़ा रहे हैं कुछ पता नहीं। ऐसे तमाम स्थितियों को हमने सामना किया। वो अलग बस विषय। अब आप आए विवेक जी, अभी आप कहे ना कि देश हित में कि देश विरोध में पढ़ाया जा रहा है। मेरा मदरसे के बदलाव से सिर्फ यही सवाल था। जी। तो आखिरकार ये चीज क्यों नहीं पता लगाई जा रही है कि वहां पे क्या हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे ही होंगे ही, कुछ तो ऐसी प्रवृत्ति वहां पे। जी स्नेहा जी, ये वहाँ की ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। भारत सरकार से इसको फंडिंग होती है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत आता है, और वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, एक बिस्बेल की जड़ें बड़ी गहरी है। ये इतनी, मैंने कहा ना कि 200 साल से इंस्टीट्यूशन चल रहा है जी, और जब तक इसकी जड़ पे प्रहार नहीं होगा तब तक ये चीज़ें नहीं सुधरने वाली। ये आप जो देख रहे हैं, जो लड़के हो हल्ला कर रहे हैं, उस बिस्बेल की पत्तियां हैं। ये जड़ें बैठी हुई वहाँ अंदर, इन जड़ों को ढूंढ के बताइए विवेक जी, जब आप बीजेपी के नेता हो के ये कह रहे हैं कि जड़ों पे कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में ये चीज नहीं आ रही है? बिल्कुल नज़र में हर चीज़, देखिए सरकार की नज़र में बहुत सब कुछ होता है, लेकिन ये प्राथमिकता का विषय होता है कि सरकार के लिए प्रियॉरिटी क्या है। पहले तमाम से ऐसे मोर्चे सरकार के पास काम करने के लिए होते, जैसे पिछली सरकार में हमने आतंकवाद को जम्मू कश्मीर की सीमाओं में ठेल दिया था, घेर दिया था। इस बार की सरकार में हमने जम्मू कश्मीर की सीमाओं में भी उसका अंत करने का काम किया। आप देखिए आज लड़ाई जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे हो रही है, किनारे के जंगलों में हो रही, चुन चुन के उनको मारा जा रहा है। बीच में आपने सुना था कि वो टारगेट किलिंग कर रहे थे, अब आप सुन रहे होंगे कि हम उनको टारगेट करके मार रहे हैं। तो आतंकवाद अपने अंतिम सांस की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए प्राथमिकता थी कि हम पहले जहाँ से जो आतंकवाद देश की सीमाओं में घुस रहा उसको नेस्तनाबूद करें। एक समय तक यही देश था, जब हम घर से निकलते थे तो शाम को लौटेंगे सुरक्षित कि नहीं लौटेंगे इसका पता नहीं होता था। स्नेहा जी, आज चाहे जो कोई कह ले कि साहब मोदी जी ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, कभी अकेले भी दिल पे हाथ रख के सोच रहे ना तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी शाम को लौटने की भाजपा ने दिया है। आतंकवाद मुक्त भारत बनाया है और एक एक आतंकवादी को चुन चुन करके जहन्नुम पहुंचाने का काम हमारे नौजवान कर रहे हैं, हमारे सेना के लोग कर रहे हैं। तो ये आप चाहे जो कहिए, आपको अंदर खाने इस बात का एहसास जरूर है कि आज देश के सुरक्षित हाथों में है। इसी तरीके से प्रियॉरिटी है, भारत सरकार की प्रियॉरिटी पहले देश की सुरक्षा थी,
एक समय आया तक हमारे पास देश सैनिकों के शस्त्रागार खाली थे सेनाओं के, हमने सैनिकों के शस्त्रागार भरे। आज हमारी सेना का मनोबल कितना ऊंचा है, हम पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं, एयर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, घुस के भी मार रहे हैं, बर्मा में भी घुस के मार रहे हैं। तो ये सब हमारे बढ़ते मनोबल का परिणाम है। इसी तरीके से और मौका हमारी सरकार को मिलने दीजिए, ये भी कार्य हो जाएगा। ये कार्य हमारे हाथों में होना है, और कोई किसी का हैसियत नहीं इस काम को करने की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण लागू करने की किसी माई के लाल में हैसियत नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, और करके हम दिखाएंगे। आरक्षण लागू हो जाएगा तो क्या है, ये सिस्टम बदलेगा। जब वहां पे ओबीसी के बच्चे जाएंगे, दलितों के बच्चे जाएंगे, एक कटबुल्लों की संख्या कम होगी, तो ये सिस्टम बदलेगा। जब सिस्टम बदलेगा तो वहां के आउटपुट भी बदलेगा। ठीक है जी। वेद प्रकाश शास्त्री जी, हैसियत केवल भाजपा के नेताओं में और किसी में नहीं है जी। वेद प्रकाश शास्त्री जी, लगातार अभी विवेक जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इन चीजों की पूरी जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर भी है। ठीक है। जब वो कोई बदलाव करते हैं तो आप लोग विरोध करते हैं। देखिए स्नेहा जी, दोनों बिंदु अलग अलग हैं जी। देश की इंटरनल पॉलिसी अलग है और विदेश नीति अलग है। डिबेट। तो हम इंटरनल पॉलिसी को फॉरेन पॉलिसी से न जोड़ें, इंटरनल पॉलिसी को अलग रखें और बाहर की पॉलिसी को अलग रखें, विदेश नीति को अलग रखें। विवेक जी कभी ये नहीं कह सकते, या देश का हमारे इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे सत्ता में कोई भी रहा हो या विपक्ष में कोई भी रहा हो, चाहे हमारे बीच में स्वर्गीय अटल जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार थी, जब कभी सरकार ने कोई निर्णय लिया तो नेता विरोधी दल होने के नाते उन्होंने सरकार के साथ सकारात्मक भूमिका अदा की। इसका इतिहास गवाह है। आज भारत सरकार जो फैसला ले रही है उसके बारे में विपक्ष कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। सरकार को जो निर्णय लेना है वो सरकार निर्णय ले, और विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सरकार के साथ तैयार है। अब रही बात अंदर की बात, जो हमारे भारत के इंटरनल मामले हैं, तो जो हमारी जनता के हित के प्रश्न हैं वो तो सरकार से हम पूछेंगे ही पूछेंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसका विदेश पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। आतंकवाद आप समाप्त करें, कोई विपक्ष का आदमी आपका विरोध नहीं कर रहा जी। आपने 370 समाप्त किया, आतंकवाद समाप्त किया, आप जनहित के मुद्दे लाए। आप बताइए आपके साथ कब विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका अदा नहीं की? सदैव अदा की। अब आप आइए एक मुद्दे पर, आपने कहा कि महिला आरक्षण 27 साल से धूल फांक रहा था। ठीक, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन 9.5 साल तो आप ही के सरकार में वो रद्दी की टोकरी में पड़ा रहा। इस बात को तो आप इनकार नहीं कर सकते। 9.5 साल तो पड़ा रहा। डिबेट महिला आरक्षण पे नहीं, अब की नौटंकी हो रही है। अब जब आज आपने देखिए, आपने जब महिला आरक्षण देने की बात की तो कम से कम मेरी भी बात, आप विषय आपने उठाया, मेरी भी बात आ जाए। आपने विषय उठाया तो मैंने उसका जवाब दिया। भाई मेरी भी बात आ महिला आरक्षण विभाग तो आपने जब आपके दूसरे पंचवर्षीय योजना के 4.5 वर्ष पूरे हो गए और चुनाव को महज 6 महीने बाकी रह गए, तब आप महिला आरक्षण लेकर के आए। उसके ऊपर भी विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका अदा की और कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसको करिए। किसने मना किया? आप कहते हैं कि विपक्ष चाहता ही नहीं था। आपके पास से कौन सा पैरामीटर है कि भाई विपक्ष नहीं चाहता था? विपक्ष ने कौन से इसमें विरोध की भूमिका अदा की? विपक्ष ने कोई भूमिका अदा नहीं की। यह विपक्ष के समय से लाया हुआ बिल था, और जिस समय हमारे बीच में अब नहीं है, सुषमा स्वराज जी थी, उस समय क्या हुआ था लोकसभा के अंदर, वो तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। आज की बात सिर्फ इतनी है कि जो हमारे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है देश के खिलाफ और इसके खिलाफ, इसका विरोध और इस पर सरकार प्रभावी कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ। जी विवेक जी, जब आपके साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। जी वेद जी ने पूरा विपक्ष को
बचाने के चक्कर में झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ विपक्ष के रूप में। यही डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में थे, जब हमारे सैनिक चाइना के सैनिकों से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे। पहले उन्होंने कहा हम नहीं थे, जब वीडियो वायरल हुआ तो थे। आज उन्हीं के गठबंधन में इनकी पार्टी खेल रही है और ये कहते हैं साहब विपक्ष एकदम पाक साफ है। आपको याद होगा जब अटल जी ने परमाणु विस्फोट किया था पोखरण का, तो उस समय विपक्ष के राग सुर दूसरे थे। हमने सर्वदलीय बैठक की भी आप कार्रवाइयाँ देख लीजिए, किस तरह की बयानबाजी सर्वदलीय बैठक विपक्ष की है। विपक्ष ने राष्ट्र हित के मुद्दे पे हमें कभी साथ नहीं दिया। हमें इसी बात का दुख है कि जब हम विपक्ष में थे तो हमने हमेशा राष्ट्र हित के मुद्दे पे विपक्ष की लाइन क्रॉस करके सरकार का समर्थन किया। लेकिन आज का जो विपक्ष हमारा है वो राष्ट्र हित के मुद्दे पे इतना मोदी विरोध में अंधा हो जाता है कि वो राष्ट्र विरोध में चला जाता है। अभी ये कह रहे महिला आरक्षण 9.5 साल हमारी थे। भाई पिछला जो कार्यकाल था हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, हम तो 370 भी इस कार्यकाल में लाए, हम ट्रिपल तलाक भी इस कार्यकाल में लाए। आप कहते साहब 6 महीना रह गया तब आपने लाया, और हम कहते मैं 1 दिन बाकी था, लाए तो आप तो 27 साल कभी राज्यसभा में ला के बेवकूफ़ बनाते रहे, कभी लोकसभा में पेश करके इधर उधर घुमा देते रहे। आपके पास भी तो सरकार में समर्थन था, तमाम बिल पास हो रहे थे, तमाम मुद्दों पे आपकी काम हो रहा था, तो महिलाओं पे आपने काम क्यों नहीं किया? आज हमने किया, करके पास करा दिया, तो आप उसकी क्रेडिट लेने में इतना गिर गए हैं कि आप कहते हैं साहब ये तो हमारा बिल है, था तो पास करा लिए होते। हम पकड़ने गए थे क्या आपके हाथ? ठीक है, क्या हमने कभी इस बिल का विरोध किया? विवेक जी वापस मुद्दे पे आइए, फाइनल कमेंट। देखिए श्रेया जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घटना ये कोई नई नहीं है। बिल्कुल। और बार बार कहते हैं ये जो बिस्बेल वहाँ पे पनपी हुई है और दिख रही है, इस बिस्बेल की जड़ें वहाँ पे बहुत गहरी है और इस जड़ों पे कार्रवाई करने का समय अब धीरे धीरे आ रहा है। अब होगी कार्रवाई। बहुत जगह हमने ऐसी जड़ों को साफ किया है। जम्मू कश्मीर में भी सफाई अभियान चल रहा है, जेएनयू में भी चल रहा है। ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ऐसी बिस्बेल की जड़ें हैं उन पे हम दवा का छिड़काव करके उन जड़ों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। उसी क्रम में अब इसका भी नाम आ चुका है लिस्ट में, समय दीजिए, इस पर भी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही 2024 में, पहला काम हमारी सरकार करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण भारत के संविधान के तहत अक्षरशः लागू होगा। ठीक है। जी वेद प्रकाश शास्त्री जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं, विवेक जी सरकार से विपक्ष को अलग रखना ही चाहते हैं। ये इनकी अपनी मानसिकता है कि विपक्ष जो है वो सरकार के साथ सकारात्मक भूमिका अदा करने को तैयार नहीं है। यद्यपि विपक्ष सरकार के साथ सकारात्मक भूमिका अदा करता रहा है, वो उसको अलग थलग डालते रहे हैं। ये इनकी अपनी मानसिकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो घटना अलीगढ़ में घटित हुई, ऐसी कोई भी घटना पूरे देश में कहीं न घटने पाए, और जो घटना घटित हुई है इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दूसरी जगह लोग इस तरीके की घटना को करने का दुस्साहस न करें। रही बात, आपने कहा कि हम 2024 में सरकार बना रहे हैं और आरक्षण लागू करेंगे, तो 2024 में माननीय मोदी जी की सरकार नहीं बनने वाली है। अब की बार विपक्ष की सरकार बनेगी और उस समय निर्णय होगा कि हम इसको लागू करेंगे या आप इसको लागू करेंगे। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के एक बार फिर चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल वर्सेस हमास देखने को मिल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं इजराइल का समर्थन करने की बात भारत ने कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों का समर्थन करके पूरी तरीके से मामले को नए मोड़ पे लाके रख दिया गया है। खैर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो वहां पर कार्रवाई जो छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था उन पर की जा रही है। सवाल ये कि आखिरकार क्यों नहीं कोई ऐसी कार्रवाई होती है कि ऐसे देशद्रोह जैसे मामलों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाता टूट जाए। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।